नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे नक्सलवाद के बारे में, माओवादियों के बारे में। आखिर ये है क्यों और क्यों लोग नक्सलवादी बने या माओवादी बने, और आज भारत में नक्सलवाद या फिर माओवाद इतना ज़्यादा क्यों फैला, इस मुद्दे पर बात करेंगे और इसको समझेंगे। और एक जो नया शब्द का इस्तेमाल आज पॉलिटिक्स में हो रहा है कि अर्बन नक्सलवाद, ये क्या चीजें हैं, इसको इस वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक 19वीं सदी में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की दो किताबें दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। मार्क्स ने कहा था, मजदूर यानी सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में पूंजीपतियों यानी बुर्जुआ वर्ग को हटाकर संसाधनों पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे दुनिया में ना कोई वर्ग बचेगा और ना ही राज्य। इसे कम्युनिज्म यानी साम्यवाद कहा जाएगा। इसी सोच पर 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसकी अगुवाई व्लादिमीर लेनिन ने की। लेनिन ने रूसी राजा निकोलस द्वितीय को हटाकर देश पर कंट्रोल कर लिया। वे सर्वहारा के मसीहा बन गए। इसी पैटर्न पर चीन में माओ त्से तुंग ने किसानों के साथ मिलकर जमींदारों के खिलाफ क्रांति की। जंग जीतने के बाद 1949 में माओ त्से ने चीन की सत्ता हासिल की। 20वीं सदी में क्यूबा और कई देशों में भी सर्वहारा ने मौजूदा शासन को उखाड़ फेंका और संसाधनों पर कब्जा कर लिया। दुनिया में कम्युनिज्म फैलने लगा। 1918 में पश्चिम बंगाल के एक जमींदार परिवार में चारू मजूमदार का जन्म हुआ। चारू को हमेशा से जमींदारों से चिढ़ थी। 1939 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ज्वाइन की और देश को जमींदारों से आजाद कराने की ठानी। 1946 में चारू तेभागा आंदोलन से जुड़े। इसका मकसद बटाईदार किसानों को फसल के 1/3 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा दिलाना था। कानू को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम विधानचंद्र राय के खिलाफ प्रदर्शन करने और काले झंडे दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 1950 में चारू मजूमदार जेल गए, जहां उनकी मुलाकात युवा छात्र कानू सान्याल से हुई। जेल में चारू की पक्की विचारधारा और कानू के गर्म खून का मिलान हुआ और दोनों एक राय पर बढ़े। जेल से छूटते ही कानू ने सीपीआई ज्वाइन की। 1967 आते आते राज्य में किसान आंदोलन परवान पर चढ़ा। जमींदारों ने बटाईदार किसानों को बेदखल करना शुरू कर दिया। इसके बाद चारू और कानू की कमान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल लीडर्स ने किसानों के हथियारबंद दस्ते बनाकर कब्जा शुरू कर दिया। नक्सलबाड़ी गांव में जमींदार की हत्या से भड़की चिंगारी। 24 मई 1967 पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव धूप में एक किसान जमींदार नगेन चौधरी के खेतों में फसल काट रहा था। मुआयना करने पहुंचे जमींदार से किसान ने कहा, हजूर मजूमदारी कुछ बढ़ा दीजिए, पहले भी तकलीफ बता चुका हूं। जमींदार ने अनसुना कर दिया। किसान अपनी बात दोहराता रहा। तभी जमींदार ने किसान को गोली मार दी। किसानों ने जमींदार को दबोच लिया। फौरन एक सभा बुलाई गई और जमींदार को लाया गया। कानू सान्याल इस सभा के नेता थे। कानू ने कहा, हम तुम्हें जुर्म कबूल करने का मौका देते हैं। नगेन ने इनकार कर दिया। तभी भीड़ से 6.5 फीट का एक आदिवासी शख्स जंगल संथाल खड़ा हुआ और एक झटके में जमींदार नगेन का सिर कलम कर दिया। यहीं से नक्सलवाद की पहली चिंगारी फूटी। नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होने के चलते इसे नक्सलवाद नाम मिला। चारू मजूमदार को नक्सलवाद का पिता और कानू सान्याल को पहला नक्सली माना गया। वहीं जंगल संथाल ने आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ा। माओ ने कहा, नक्सली ही क्रांति ला सकते हैं। चारू मजूमदार और कानू सान्याल चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग को आदर्श मानते थे, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। सीनियर जर्नलिस्ट बप्पादित्य
पाल अपनी किताब पहला नक्सली कानू सान्याल की जीवनी में लिखते हैं, 1968 में चारों ने एक नारा गढ़ा, चाइनेर चेयरमैन आमादेर चेयरमैन, यानी चीन के प्रेसिडेंट हमारे भी प्रेसिडेंट। सितंबर 1968 में चारू के कुछ साथी खोखेन मजूमदार, खुदन मलिक और दीपक विश्वास माओ से मिलने चीन गए। माओ ने इन नेताओं से कहा, सीपीआई पार्टी भर से इंडिया में क्रांति नहीं आएगी, नक्सली ही ये क्रांति ला सकते हैं, लेकिन हथियार क्रांति से पहले जनता का सपोर्ट पाना जरूरी होगा। 1968 के आखिर में चीन से लौटने के बाद नक्सली नेता और हिंसक हो गए। दो धड़ों में बटा नक्सली आंदोलन, राजनीतिक और हथियारबंद। चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानून सान्याल के बाद नक्सली आंदोलन कई उतार चढ़ाव और बहसों के बाद दो धड़ों में बढ़ गया। पहला, राजनीतिक संगठन जो मानते थे कि जनता अभी हथियारबंद क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हथियार छोड़कर राजनीति से उन्हें तैयार करना होगा। दूसरा धड़ा कहता था कि हथियारबंद संगठन जिसका दावा है कि जनता क्रांति के लिए तैयार है, इन्हें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। इनके प्रभाव वाले क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू ये कहानी कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पहाड़ों और जंगलों तक फैल गई। नक्सलवाद शुरू करने वालों का चारू मजूमदार, 1972 में चारू मजूमदार मोस्ट वांटेड थे। 16 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 28 जुलाई को पुलिस कस्टडी में लाल बाजार पुलिस थाने में उनकी मौत हो गई। चारू का शव तक उनके परिवार को नहीं दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी तबियत खराब होने के बावजूद इलाज और दवा नहीं दी। जंगल संथाल, 1970 में जंगल संथाल को गिरफ्तार कर अलीपुर सेंट्रल जेल में ले जाया गया। सरकार ने हथियार छोड़ने के एवज में नक्सलियों की रिहाई की पेशकश की, लेकिन जंगल ने इसे ठुकरा दिया। 1977 में जंगल जेल से रिहा हुए तब तक चारू की मौत हो चुकी थी और कानू पार्टी छोड़ चुके थे। जंगल अकेलेपन में शराबी हो गए। 4 दिसंबर 1981 में उनकी मौत हो गई। कानू सान्याल, चारू की मौत के बाद नक्सलवाड़ी विद्रोह की नाकामी का दोष कानू सान्याल के सिरे आया। 1977 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और हिंसक क्रांति से भी अलग हो गए। 23 मार्च 2010 को शिलीगुड़ी जिले के शेवदेला जोते गांव में एक झोपड़ी में कानू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहां दीवारों पर लेनिन, स्टालिन जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की तस्वीरें लगी थी। 3 फेज में फैला आंदोलन, 9 राज्यों में रेड कॉरिडोर। फेज 1 1967 से 1973 नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा। जमींदारों से जमीन छीनते थे और पुलिस से बचने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। 1972 में चारू मजूमदार की मौत हुई। 1973 तक पुलिस ने नक्सलियों के सभी पावर सेंटर खत्म कर दिए, लेकिन आंदोलन की शुरू की मुख्य वजह बनी रही। कानू सान्याल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1973 तक पूरे भारत में लगभग 32,000 नक्सलवादी या उनके समर्थक जेल में बंद थे। फेज 2 अगर करें 1970 के दशक से 1994 तक नक्सल आंदोलन 40 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप में बढ़ चुका था, जिसे एकजुट करने की कोशिश की गई। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के इलाकों में फैला और आदिवासियों में इन्होंने पैठ जमाई। इस दौरान इन्होंने गुरिल्ला युद्ध, ब्लास्ट किए और हथियार लूटे। इस दौरान लाल आतंक का रेड कॉरिडोर बनने लगा। सुरक्षा बलों ने पलटवार किया तो हिंसा भी बढ़ने लगी। हालांकि इस दौरान करीब 9,000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। फेज 3 2005 से 2011, 2005 से 2011 तक हिंसा अपने चरम पर थी, क्योंकि कई विद्रोही समूह ने हाथ मिला लिया। 2007 में जब नक्सली अपने पीक पर थे, तब देश के 200 से ज्यादा जिलों में इनका असर था। इस दौरान गुरिल्ला युद्ध, ब्लास्ट और घात लगाने के अलावा समांतर सरकार और जन आंदोलन चलने लगे। इसमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे 9 राज्य शामिल हैं, जिन्हें रेड कॉरिडोर कहा जाता है। 2015 के बाद से नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हुई और ये लगातार सिमटता जा रहा है। नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद और उग्रवाद में क्या फर्क कर सकते हैं कि अगर पैमाना हो नक्सलवाद
और माओवाद और आतंकवाद और उग्रवाद को हम बांटे तो इनकी जो सोच है, जो नक्सलवादी की सोच है, कम्युनिस्ट पर आधारित शोषण के खिलाफ है। जो नक्सलवादी हैं ये शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, ये अपने हकों के लिए लड़ते हैं, परंतु इनकी हथियारबंद क्रांति है, इनकी क्रांति हथियारबंद है। ये जो लड़ाई शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, ये जो अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं, ये हथियारों से लड़ते हैं। और जो माओवादी हैं ये मत्स्य तुंग की सोच से सत्ता का रास्ता बंदूक, ये सत्ता चाहते हैं माओवादी, और वो भी बंदूक के बल पर। और जो आतंकवाद है ये धार्मिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे के लिए हिंसा करता है आतंकवाद। और जो उग्रवाद है ये धर्म, जात या राजनीति के कट्टर विचारधारों को जबरन थोपता है। आतंकवादी जो होता है, चाहे वो धर्म का कट्टरवाद हो, चाहे जात का कट्टरवाद हो, चाहे राजनीतिक कट्टरवाद हो, वो अपनी वो विचारधारा को जनता पर जबरदस्त थोपने की कोशिश करता है उग्रवाद। अगर इनका मकसद क्या है? नक्सलियों का मकसद है कि किसानों और मजदूरों को जमीन का अधिकार दिलाना। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको जमीन का अधिकार मिले। और जो माओवादी हैं वो चाहते हैं कि सरकार को गिराकर माओवादी की सत्ता हो, सत्ता में माओवादी हासिल हो। और जो आतंकवादी हैं वो चाहते हैं कि भय हो, अस्थिरता हो, खून खराबा हो, और उससे वो अपना एजेंडा लोगों पर थोपें, लोग उनसे डरें और खून खराबा खूब हो ताकि उनका एजेंडा चले। और जो आतंकवादी हैं वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय, जाति, धार्मिक मांगे जो हैं उनको ताकत से लागू किया जाए। जो इनका तरीका है, नक्सलियों का जो तरीका है, वो जमींदारों पर हमला करते हैं, लाठी हथियार से ग्रामीणों का संघर्ष होता है, जमींदारों के खिलाफ ये लड़ते हैं। और इनका तरीका होता है लाठी, गोली, बंदूक से का संघर्ष। और जो है माओवादी वो चाहते हैं वो संगठित होकर गुरिल्ला युद्ध करते हैं, ब्लास्ट करते हैं और समांतर सरकार चलाते हैं। और जो बम धमाके करते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं? बम धमाके करते हैं, आत्मघाती हमले करते हैं, नरसंहार करते हैं और लोगों की हत्याएं करते हैं। आतंकवाद जो है उग्रवादी, वो सरकारी जगहों या पुलिस पर हमले करते हैं और हिंसा इनकी सीमित होती है। और जो इनका इलाका है, नक्सलियों का इलाका हमेशा ग्रामीण इलाका होता है, पिछड़ा इलाका होता है, आदिवासी इलाका होता है, जहां कमजोर वर्ग है और जो जमींदारों से सताया हुआ वर्ग है, वो क्षेत्र में नक्सलवादी काम करते हैं। और जो माओवादी हैं, इनका जो इलाका है माओवादियों का, ये आदिवासी या पिछड़े इलाकों में इनका असर होता है, और जहां ये आराम से लोगों को प्रभाव में ला सकते हैं। और जो आतंकवाद का जो इलाका है वो देश में या देश सीमा पार से शरण लेते हैं और देश में घुसकर ये आतंकवाद फैलाते हैं। और उग्रवादियों का है सीमावर्ती में, जहां पर ये आंदोलन करते हैं और वहां पर इनका संवेदनशील ज्यादा होते हैं। और इनके निशाने पर जो रहता है माओवादी, जो नक्सलवादियों के निशाने पर हमेशा खासकर जमींदार होते हैं और स्थानीय सत्ता, क्योंकि जमींदारों को संरक्षण सत्ता का होता है वो होते हैं, और जमींदारों को बचाने के लिए पुलिस आती है, पुलिस होती है नक्सलियों के निशाने पर। और जो माओवादी है वो सुरक्षा बलों को, सरकार को, सरकारी सिस्टम को, किसी को भी टारगेट कर सकती है। और जो आतंकवादी हैं वो आम लोगों को, सेना को, सार्वजनिक जगहों को इनको टारगेट करती है। और जो उग्रवादी है वो पुलिस प्रशासन और उनके जो विरोधी गुट हैं उनको टारगेट करती है। और जो इनके संगठन है नक्सलियों का, जो CPI-ML है, पीपुल्स वार ग्रुप है, ये नक्सलियों के ग्रुप है। और जो माओवादी के CPI मोइस्ट जो है, माओवादी है तो इसमें मोइस्ट है। और जो आतंकवादी हैं इनके जैसे लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, ISIS है, ऐसे ही अलकायदा है, कई के क्या है आतंकवादी संगठन है। और जो उग्रवादी संगठन जैसे खालिस्तान टाइगर फोर्स है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, और ऐसे ही असम या पूर्वोत्तर राज्यों में कई उग्रवादी संगठन है। इसके अलावा मिलिटेंसी का भी इस्तेमाल होता है, किसी खास मकसद के लिए हिंसा को जायज मानने वाले हथियारबंद लोगों को मिलिटेंट भी कहा जाता है। 2017 में अर्बन नक्सल की जो एक बात मैं पहले भी कहा था कि अब अर्बन नक्सल क्या चीज है, तो अर्बन नक्सल भी इस्तेमाल होने लगा है। इसका आशा ऐसे लोगों से है जो शहर में, अर्बन और रूरल, तो अभी जो नक्सलवादी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जहां पर जमींदार किसानों को, मजदूरों का शोषण करते हैं, वहां ही लड़ते हैं। और जो माओवादियों का है वो आदिवासी इलाका है। अब जब इनका जो अर्बन नक्सलवाद का जो इस्तेमाल होने लगा है अभी विशेषकर, तो जो शहरी इलाके में रहते हैं और रहकर माओवादी विचारधारा का नेटवर्क फैलाते हैं लेकिन हथियार नहीं उठाते, इनको, इनमें NGO, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जुड़े लोग, जर्नलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे लोग शामिल हैं।
यानी जो विचारधाराओं से लोगों में जो माओवादी विचारधारा है या जो फैलाते हैं, जो उसकी वकालत करते हैं शहरों में रह के, उनको अब ये बात कहने लगे हैं कि अर्बन नक्सली हैं। अब नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट और ऑपरेशन क्या क्या चल रहे हैं। 2006 में जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। इसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद से निपटने के लिए एक अलग डिवीजन बनाया गया, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन कहा गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तेजी से आगे बढ़ाया। सरकार समझ चुकी थी कि अगर हथेली में मेहनत का पसीना होगा तो हाथ से बंदूक फिसल जाएगी। दरअसल नक्सल आंदोलन की मांग नक्सल आंदोलन की मांग ही है कि पिछड़े और आदिवासी इलाकों को जल, जंगल और जमीन का हक मिले। क्योंकि नक्सल जो आंदोलन है, अगर इसको समझा जाए तो ये ग्रामीणों का आंदोलन है और उनकी जो मूलभूत समझ जल, जंगल, जमीन का जो चाहते हैं कि उनको हक मिले और जो जमींदार उनका शोषण करते हैं वो बंद हो। तो सरकार ने इसको समझा और शिक्षा, विकास, रोजगार जो आधारभूत सुविधा है जो नक्सली आंदोलन करते हैं उनका यही है कि वहां के लोगों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिले, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार मिले, ये आधारभूत सुविधा है वो चाहते हैं। इसके लिए 2017 में केंद्रीय जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने 8 सूत्री समाधान एक्शन प्लान पेश किया। इसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन और डेवलपमेंट साथ में बढ़ाया गया। एक तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला, दूसरी तरफ विकास का भी अभियान साथ साथ चला गया, ताकि लोग, विकास होगा तो लोग उनसे दूरी बढ़ेगी और उनके खिलाफ लड़ाई होगी तो कमजोर पड़ेंगे और ये नक्सली आंदोलन कमजोर होगा। सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। वहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, इंडिया रिजर्व बटालियन, खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस बल और उनके खास गुप्तचर मिलकर ऑपरेशन करते हैं। आखिरी सांस गिन रही है नक्सलवाद। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय कर दी थी। अप्रैल 2025 में गृह मंत्रालय ने बताया कि 2007 तक देश में करीब 200 जिलों में नक्सली थे और 2018 में घटकर 90 जिलों में सिमट गए। अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा 38 हो गया। ये छत्तीसगढ़ के आसपास का इलाका है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला था, जो अब 4200 वर्ग किलोमीटर में सिमट चुका है। 2010 में नक्सलियों ने 1936 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। ये 2024 में घटकर 373 रह गई, यानी 81% की कमी हुई। 2010 में 1005 सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत हुई थी। 2024 में घटकर 150 रह गई, यानी 85% की गिरावट हुई। 2016 में सरकार ने 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा, जिनमें से 14,618 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों की जो नई शुरुआत की गई है कि ITI 48 ITI, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 178, स्किल डेवलपमेंट सेंटर 61, बैंक ब्रांच 1007, ATM 937, नए डाकघर 5,731। सरकार ने 10,505 मोबाइल टावर लगाने का टारगेट रखा है, जिनमें से 7,768 टावर चालू हो चुके हैं। दिसंबर 2025 तक पूरा इलाका इससे लैस हो जाएगा। इन इलाकों में 612 नए 45 पुलिस स्टेशन बनाए गए। 2019 के बाद से 280 नए सिक्योरिटी कैंप बनाए और 15 नई ज्वाइंट फोर्सेज बनाई गई और राज्य पुलिस की मदद के लिए 6 सीआरपीएफ बटालियन तैनात की गई। 2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, वहीं 1090 को अरेस्ट और 881 ने सरेंडर किया। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय होने के बाद से 21 मई तक 287 नक्सली मारे गए, जबकि 865 ने सरेंडर और 830 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम का कहना है कि 31 मार्च 2026 के बाद लोगों को एक नया बस्तर दिखेगा, जो शांति, समृद्धि, संस्कृति और विकास का बस्तर होगा। दरअसल देश में सबसे ज्यादा नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है वो बस्तर ही शामिल है। अब ये सवाल उठता है, क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि नक्सल जो बाद कैसे जन्म हुआ, ये जो जड़ें थी कि जो जमींदारों ने लोगों का शोषण किया था, गरीबों का शोषण किया था, उसके खिलाफ पैदा हुआ और एक ग्रामीण क्षेत्रों में।
दूसरा, उन लोगों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार जैसी सुविधाएं मिले। इन चीजों के लेकर नक्सल आंदोलन ने जन्म लिया। तो क्या, जैसे अभी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अभियान भी चलाया और विकास का अभियान भी चलाया, दोनों चलाए, परंतु क्या अब ये मान लिया जाए कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? तो अगर इस पर बात करें तो नक्सलवादी अबूझमाड़ किताब लिखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट आलोक पुतुल बताते हैं कि 1967 में शुरू हुआ नक्सलवाद आंदोलन 1973 तक लगभग खत्म हो चुका था। करीब 40 साल बाद केंद्र सरकार ने माना कि यह आंतरिक सुरक्षा का लिए खतरा है, यानी नक्सलवाद फिर से खड़ा हुआ। जिस नक्सलवाद को 1973 में माना जा रहा था कि खत्म हो चुका है, तो वो माना गया कि वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी जो नक्सलवाद था वो दोबारा खड़ा हुआ। धरातल से भले ही नक्सलियों को खत्म कर दिया, लेकिन जो इनकी सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। नक्सलवाद फिर से भी पनप सकता है, एक नए तरीके से, एक नए रूप में, चाहे कम हिंसक हो, फिर पूरी तरह अहिंसक हो। नाइट मार्च अमंग इंडीज रेवोल्यूशनरी गोरिल्ला किताब की लेखिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर अल्पा शाह 1.5 साल तक नक्सलियों के बीच रह चुकी हैं। अल्पा के मुताबिक तमाम मुश्किलों के बावजूद नक्सल आंदोलन चलता रहा। जब जब सरकार ने सोचा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तब तब यह दोबारा उभर कर सामने आया। सीनियर जर्नलिस्ट और एचजेयू के में प्रोफेसर त्रिभुवन बताते हैं, सरकार जब तक नक्सलवाद के मुख्य कारणों का समाधान नहीं कर देती, तब तक नक्सलवाद से जुड़ी घटनाएं होती रहेंगी, भले ही वो छोटी हों या बड़ी। हालांकि सरकार इनका नेटवर्क खत्म कर सकती है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी के रहे आर के विज ने एक इंटरव्यू में कहा, हम नक्सली इलाकों में कंट्रोल पा सकते हैं और भरपूर प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हर एक नक्सली को पकड़ा या खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि फोर्सेज के ऑपरेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, नक्सली उनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास दो ऑप्शन हैं, पहला लीडर बदलकर अपना मूवमेंट जारी रखें, या दूसरा एक तरफा शीश। नक्सलवादी, माओवादी और हमने देखा आतंकवादी, उग्रवादी, ये अलग अलग तरह के अलगाववादी आंदोलन है। जब तक उन समस्याओं पर, जो लोगों की समस्याएं, क्योंकि ओवरऑल इन आंदोलनों को चलाने वाले लोगों को जनता का समर्थन होता है, तो इनके अगर खात्मा तभी हो सकता है जब हम जनता को उस शोषण से, उन मुद्दों से, जिन मुद्दों को लेकर जनता की जिस पीड़ा को लेकर ये आंदोलन करते हैं, उसका समाधान दें। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना। अगर आप इसको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो वहां हमें फॉलो करना, हमें लाइक करना। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।